सोचिए जरा, एक क्रांति जिसका नारा था आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, वो वो आखिर इतिहास के सबसे खूनी दौर में कैसे बदल गई? तो चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस क्रांति की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ तो हैं बहुत ऊंचे ऊंचे महान विचार, और दूसरी तरफ गिलोटीन। ये जो बात यहां कही गई है ना, ये क्रांति के आदर्शों और उसकी जो क्रूर हकीकत थी, उसके बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। तो आतंक के इस दौर तक पहुंचने से पहले एक ऐसा साम्राज्य था जो कह सकते हैं बिल्कुल टूटने की कगार पर खड़ा था। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हालात इतने खराब हुए कैसे कि क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ नजर आने लगा। तो देखिए, उस वक्त फ्रांस का जो समाज था ना, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे एस्टेट्स। अब मजे की बात यह है कि जो पहले 2 एस्टेट्स थे, यानी पादरी और शाही खानदान के लोग, वो आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा थे। लेकिन देश की 1/3 से ज्यादा जमीन पर कब्जा उन्हीं का था। और तो और, वो कोई टैक्स भी नहीं देते थे। सोचिए, सारा का सारा बोझ किस पर था? बाकी की 97% आम जनता पर। ये नाइंसाफी का एक ऐसा ज्वालामुखी था जो बस फटने ही वाला था। तो एक तरफ तो समाज में ये गहरी नाइंसाफी थी, और दूसरी तरफ देश का खजाना लगभग खाली हो चुका था। देश दिवालिया होने वाला था। क्यों? क्योंकि महंगे महंगे युद्ध लड़े गए, टैक्स सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, और ऊपर से राजा लुई 16वें के कमजोर फैसलों ने हालात को और बिगाड़ दिया। और जब इन सब के ऊपर खराब फसल की मार पड़ी, तो लोग भूखे मरने लगे, और उनका गुस्सा बस बढ़ता ही चला गया। देखिए, उस जमाने में ज्यादातर लोगों का गुजारा रोटी से ही होता था, और जब उसी रोटी की कीमत आसमान छूने लगी ना, तो बस लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ये 5.5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त लाखों लोगों की भूख और उनकी लाचारी का प्रतीक था। और बस यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, एक नई सुबह का सपना था, लेकिन बहुत जल्द ये उम्मीद, डर और एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगी। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। अगस्त 1789 में क्रांति ने अपना सबसे अहम दस्तावेज दुनिया के सामने रखा। इसका नाम था मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। इसमें आज़ादी, बराबरी और इंसाफ का जो वादा किया गया था, उसे पढ़कर ऐसा लगा मानो एक नए, बेहतर समाज का सूरज उग रहा हो। लेकिन ये उम्मीद बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। एक तरफ तो बाहर से ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे देश थे जो राजशाही को वापस लाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने एक चेतावनी भी जारी कर दी, जिससे पेरिस के लोगों में खौफ फैल गया। और दूसरी तरफ देश के अंदर ही ये अफवाहें उड़ने लगी कि जेलों में बंद क्रांति के दुश्मन भागकर सब कुछ तबाह कर देंगे। और इस डर का नतीजा बहुत भयानक निकला। सितंबर 1792 में, जिसे सितंबर नरसंहार के नाम से जाना जाता है, एक गुस्साई भीड़ ने जेलों पर धावा बोल दिया। उन्होंने 1300 से ज्यादा कैदियों को मार डाला, सिर्फ इस शक पर कि वो क्रांति के दुश्मन हैं। ये एक बहुत ही खूनी मोड़ था जो आने वाले संगठित आतंक की पहली आहट थी। और बस यहीं से क्रांति के सारे सिद्धांत पलट गए। सोचिए, 1789 में वादा किया गया था कि हर कोई तब तक बेगुनाह माना जाएगा जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। लेकिन 1793 आते आते संदिग्धों का कानून लागू हो गया, जिसके तहत अब आपको खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता था। इंसाफ अब इंसाफ नहीं रहा, वो एक राजनीतिक हथियार बन चुका था। और इसी के साथ क्रांति अपने सबसे कुख्यात, सबसे बदनाम दौर में दाखिल हो गई, आतंक का राज। इसकी कमान थी सार्वजनिक सुरक्षा समिति के हाथ में, और उसका नेता था रोबेस्पियर। इस आतंक का जो कानूनी हथियार था, वो था संदिग्धों का कानून। और ये कानून इतना ढीला ढाला और अस्पष्ट था कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब, अगर कोई पहले शाही खानदान से था तो वो संदिग्ध है, अगर कोई क्रांति के लिए बहुत ज्यादा जोश नहीं दिखा रहा तो वो भी संदिग्ध है। इस कानून ने असल में अंधाधुंध गिरफ्तारियों का दरवाजा खोल दिया था। गिलोटिन तक का रास्ता बहुत ही छोटा और तेज था। बस किसी पर आरोप लगा, उसे गिरफ्तार किया गया, एक नाम का मुकदमा चला, और फिर सजाए मौत। ये पूरा सिस्टम इंसाफ करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए बनाया गया था। और इस आतंक का निशाना सिर्फ पुराने दुश्मन यानी राजा के समर्थक ही नहीं थे। जैकोबिन गुट ने इसका इस्तेमाल अपने हर एक राजनीतिक विरोधी को खत्म करने के लिए किया, चाहे कोई उनसे ज्यादा कट्टरपंथी हो या उनसे ज्यादा नरम, या फिर कोई भी जो उनके रास्ते में आए, किसी को भी नहीं बख्शा गया। कोई भी महफूज नहीं था। ये जो दमन का चक्र था, इसका पैमाना सच में चौंकाने वाला है।
कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि संदिग्धों के कानून के तहत 5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। सोचिए, पूरा का पूरा देश डर के साए में जी रहा था। लेकिन हिंसा का ये जो चक्र था वो यहीं पर खत्म नहीं हुआ। रोबेस्पियर के गिरने के बाद आतंक का एक और दौर शुरू हुआ, लेकिन इस बार निशाना कोई और था। इसे श्वेत आतंक कहा जाता है। ये एक तरह का जवाबी हमला था, एक जवाबी आतंक। अब उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा था जो आतंक के राज से जुड़े थे। ये बदला लेने की एक ऐसी लहर थी जो अक्सर उतनी ही क्रूर थी जितनी वो हिंसा जिसका ये जवाब दे रही थी। ये जो टाइमलाइन है ये साफ दिखाती है कि कैसे हिंसा का पहिया अब उल्टा घूम रहा था। लियोन, मार्सेले, जिन शहरों में आतंक के राज ने कहर बरपाया था, अब वहीं बदले की आग सबसे ज्यादा भड़क रही थी। ये नफरत और बदले का एक ऐसा सिलसिला बन गया था जो मानो कभी खत्म ही नहीं होगा। और आखिरकार हम इस दुखद अंजाम पर पहुंचते हैं। एक ऐसी क्रांति जिसने आजादी का वादा किया था वो अपने ही बच्चों को खा गई। और विडंबना देखिए, इस पूरे आतंक का जो नेता था रॉबेस्पियर, वो अंत में खुद इसी का शिकार बन गया। जुलाई 1794 में उसे भी सत्ता से बेदखल कर दिया गया और गिलोटीन पर भेज दिया गया। और उसकी मौत के साथ ही क्रांति के सबसे कट्टरपंथी दौर का अंत हो गया। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना आज क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे नेक इरादे भी भयानक नतीजों को जन्म दे सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जब समाज में डर हावी हो जाता है तो इंसानी हक कितने नाजुक हो जाते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो कल भी थी और आज भी है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन वो इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर के दिल में बसा हुआ है। सवाल ये है कि आज़ादी के लिए शुरू हुई एक क्रांति कब और कैसे अपनी ही दुश्मन बन जाती है।